साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज मैं वहां खड़ा हूं जहां 63 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। बभनपुर गांव, न्यायपुर तहसील, होलागढ़ ब्लॉक, सोराव तहसील, ज़िला इलाहाबाद। साथियों, यहाँ पर पहले हमारा घर था, पुश्तैनी घर था। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम सभी भाई किसी बड़े शहर में जा कर के बस गए और अपना घर बना लिए। और यहाँ का घर अपने आप काल कौलित हो गया, ढह गया। घर की जगह वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे उग आए हैं, दरख्त यहाँ पर खड़े हो गए हैं। लगभग 30-20 सालों बाद मैं अपने जन्म स्थान बभनपुर गांव आया हूं और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली हुई हमें नज़र आ रही हैं। बचपन में मैंने इसी जगह पैदा होकर के पढ़ाई लिखाई किया, हाई स्कूल पास किया, शेरवानी हाई स्कूल मुकुंदपुर से, इंटरमीडिएट पास किया कल्याणपुर के इंटर कॉलेज से, और बैचलर डिग्री प्राप्त किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त किया मगध यूनिवर्सिटी से। लेकिन जहाँ पर पैदा हुए हैं, अपनी जन्मभूमि को देखने और जन्मभूमि पर जाकर नमन करने की इच्छा किसके मन में नहीं होती। समय का पहिया चलता रहता है, समय चक्र आगे बढ़ता रहा है। पिछले 63 सालों में जो कुछ मैंने देखा है, संक्षेप में आपके सामने मैं बयां करना चाहूँगा। साथियों, 1952 में सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया था कानून बना करके। नेहरू सरकार ने रोक लगाया था सामंती प्रथा पर, लेकिन वह सामंती प्रथा किसी न किसी रूप में 60 के दशक में भी देखने को मिला है और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। हमारे घर से प्रतापगढ़ बॉर्डर लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है और बीच में एक नदी है। उस नदी के किनारे एक खड़हर आज भी है। वह खड़हर हमारे क्षेत्र के सामंत संत बहादुर सिंह का था। संत बहादुर सिंह एक ऐसे सामंत थे जिनका रुतबा चलता था, जिनके लठैत इस सामंती प्रथा के तहत लगान वसूल करते थे और उनके लगान वसूल करने की प्रक्रिया उनके लठैत लाठी डंडे वाले उनके सैनिक निभाते थे। हमारे एक बड़े भाई हैं देवराज मौर्य, कल उन्होंने बताया कि संत बहादुर सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया और किस तरह से उनकी सामंती व्यवस्था, उनकी सामंती सोच और उनकी सामंती घटिया सोच। आपको हम बता दें कि कल्याणपुर गांव के आसपास कटरा गुलाब सिंह से लेकर कल्याणपुर तक जो भी नई बहुएं ब्याह कर जो डोली में जाती थी, उनकी डोली को वह रोक लेता था अपने घर 1-2 दिन तक। रोक कर क्या करता था इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह से उसने 50 डोलियां रोकी और घिनौने कांड को अंजाम दिया। तब हमारे यहाँ के पुलिस से जब शिकायत की गई तो दूर दूर थाने थे। एक थाना था मऊआइमा, दूसरा थाना था होलागढ़ और तीसरा थाना था जेठवाड़ा प्रतापगढ़। तीनों थाने के पुलिस मिल करके प्लानिंग करते हैं और एक डोली सजाते हैं जिसमें पुलिस वाले बाराती होते हैं और एक दरोगा को बहू बना करके डोली में बैठा दिया जाता है। बारात आती है प्रतापगढ़ से नदी पार करते हुए और उसके क्षेत्र में वह लोग बारात को थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हैं। इसी बीच संत बहादुर सिंह सामंत के लठैत आ जाते हैं और उन्हें
ठाकुर साहब की हवेली पर ले जाने का फरमान जारी करते हैं। लेकिन फरमान से वह लोग नहीं जाते हैं तो संत बहादुर सिंह खुद चल करके आता है और डोली में हाथ लगा करके, डोली के अंदर जो पर्दा होता है, पर्दे के अंदर हाथ डाल करके वह खींचना चाहा नई नवेली बहू को, तो उसके हाथ को पकड़ करके तोड़ देने का काम किया था, ऐंठ उमेट करके मारने का काम किया था उस दरोगा ने निकल करके डोली के अंदर से। और उसके बाद पुलिस बल अपने असली ड्रेस में, बहुत से पुलिस बल भी आ गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से हमारे क्षेत्र में सामंती कुप्रथा का अंत किया गया था। संत बहादुर सिंह इतना शराबी, इतना इश्कबाज, या यूं कहें कि महिलाओं का प्रेमी था कि यहाँ से कई कोसों के दूर दूर तक उसके घटिया और घिनौने कामों की चर्चा होती थी। और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जब अदालत ने उसे रिहा किया तो उसके बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह भीख मांग करके खाना खाने लगा। और भीख मांगते हुए वह हमारे घर के सामने और हमारे मोहल्ले में भी आया था, ऐसा बताना है देवराज, हमारे जो बड़े भाई हैं, चचेरे भाई, और उन्हें भीख दिया था 2 बार हम लोगों ने, हमारे बड़े भाई देवराज मौर्य ने। तो इस तरह से हमने सामंती व्यवस्था को देखी है। और अपने ही गांव में एक ऐसी प्रथा, बेगारी प्रथा, बेगारी प्रथा का नाम आपने नहीं सुना होगा, आज सुन लीजिए कि जितने भी हमारे गांव के ठाकुर थे उनके यहाँ ओबीसी जाति के, यानी पिछड़ी जाति के, दलित जाति के लोगों को बेगारी करनी पड़ती थी। मतलब उनके यहाँ मजदूरी करते थे लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था। हमारे पिताजी भी उनके यहाँ बेगारी किए हैं और ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा है। पूरे मोहल्ले के लोग, हमारे मोहल्ले को मुराई टोला कहा जाता है, मुराई का मतलब मौर्या होता है और अवधी क्षेत्र में हमें मुराई ही के नाम से चिन्हित किया जाता है आज भी। तो मुराई टोला के जितने भी मुराई हैं, लगभग 10-12 घर हैं, इन सब को ठाकुरों की गुलामी करनी पड़ती थी, बेगारी करनी पड़ती थी, आज से लगभग 50 साल पहले। लेकिन अब वह सामंती प्रथा और बेगारी प्रथा या और भी जितनी कुप्रथाएं थी, बचपन में शादी कर दी जाती थी 8-10 साल की उम्र में, उन सब कुप्रथाओं पर रोक लग गया है और हमारा गांव अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम जब बचपन की बात बताते हैं आपको कि हमारे गांव के जो नीची जातियों के, हमसे भी नीची जातियों के जो लोग थे, उसमें चमार, पासी, कुम्हार, अहीर और भी जातियां आती थी। उन सब लोगों के यहाँ खाने को नहीं होता था तो महुआ खाते थे, आलू खाते थे और कभी कभी तो भीख मांगने जैसे काम करते थे। भूखमरी जैसी स्थिति थी, शरीर पर कपड़े नहीं होते थे, सिर्फ एक कपड़ा अधो वस्त्र अकेले छोड़ करके। तो उन सब परिस्थितियों को देख करके जब आज की परिस्थितियों से हम तुलना करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ देश ही नहीं, हमारा गांव भी विकसित हुआ है और हो रहा है। जो एक गांव था अब वो कस्बा बन गया है और हमारे गांव में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बन गए हैं। आप देख सकते होंगे कि ये तालाब है और तालाब के उस तरफ एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वह बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज है, वो अभी ठाकुर का है। वहाँ पर पहले बाग था, महादेवन नाम था बाग का, उस जगह पर कोल्ड स्टोरेज हो गया है और इसमें हाई टेंशन तार भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से पूरे गांव का, आसपास के गांव का विद्युतीकरण हो गया है, अच्छे स्कूल बन गए हैं, ग्राम सभा के लिए अलॉट की गई ज़मीन और उस पर ग्राम सभा के भवन बन गए हैं, पंचायत भवन बन गए हैं। हमें नहीं उम्मीद थी कि हमारा गांव इतना विकास कर सकता है और जिस गांव में
हमने कच्चे महल, झुग्गी झोपड़ी देखी थी। आज उन्हीं गांव में, उन्हीं जगहों पर हर जगह पक्के मकान हो गए हैं और हर हाथ में मोबाइल आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर है कि अप्रत्याशित विकास हुआ है पिछले 50 सालों में। और जिन 50 सालों की बात हम कर रहे हैं कि जब बेगारी युग था, सामंती प्रथा का दंश बना हुआ था। और यह बता दें आपको कि यह नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा क्षेत्र फूलपुर के अंतर्गत ये आता है। और नेहरू जी जब तक जीवित रहे 1952 से 1962 तक यहीं से चुनाव लड़े, जीते और प्रधानमंत्री बने। नेहरू के जाने के बाद भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा रामपूजन पटेल तक। लेकिन रामपूजन पटेल के निधन के बाद परिस्थितियां बदल गई और अब कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता है फूलपुर सीट पर। लेकिन जो नींव नेहरू जी ने रखी थी हमारे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, उस नींव के तहत हमारा गांव, और हमारा गांव ही नहीं आसपास के सारे गांव, आसपास के सारे गांव ही नहीं तहसील और पूरा इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है, का डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस डेवलपमेंट के लिए 2014 से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नीतियों के तहत हमारे गांव का विकास हुआ है। और जिस तरह से विकास क्षेत्र में हमारा गांव आगे बढ़ता जा रहा है, हमें लगता है कि जो भारत सरकार का दावा है कि 2047 तक हमारा देश अमेरिका, चीन, जापान की तरह विकसित राष्ट्र बन जाएगा, अगर हमारे गांव की तरह पूरे देश की तरक्की होती है तो कोई गुरेज नहीं होगा कहने में कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। देश भले न बन पाए, लेकिन हमारा जन्म स्थान बभनपुर गांव अब बभनपुर नहीं रह गया है, बल्कि यह सर्वधर्म समभाव का केंद्र हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, हमारे गांव में मुस्लिम परिवार भी है, हमारे गांव में ओबीसी और एससी यानी दलित समाज के लोगों की संख्या भी पर्याप्त है, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ईसाई नहीं हैं। तो इस तरह से हमारे गांव में आज तक कभी दंगा फसाद या जातीय विद्रोह, जातीय कत्लेआम कभी नहीं हुआ। इसका इतिहास देखने पर इन सब मामलों में हमारा गांव स्वर्ण युग लगता है। और जिस तरह से विकास कर रहा है नेहरू जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमें लगता है कि हमारा गांव एक दिन आदर्श गांव हो जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे गांव में बच्चे बेरोजगार नहीं हैं, जो निठल्ले और बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप के हैं वही बेरोजगार आपको मिलेंगे। जिनके अंदर थोड़ी भी महत्वाकांक्षा है, उन्हें नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्रों में जा कर के बड़े बड़े शहरों में नौकरियां प्राप्त कर लिए हैं। और जो लोग नौकरियां नहीं किए हैं उसमें कई हैं जो कि अपने स्वरोजगार को बढ़ावा दे करके नौकरी से कहीं अधिक पैसे कमा रहे हैं और अपने स्वरोजगार में अनेक युवकों को नियोजित कर चुके हैं। आज मैंने 2-3 मुर्गी पालन केंद्र का दौरा किया और एक वीडियो भी उस पर जारी किया, यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिससे लगता है कि अब यहाँ के युवाओं में जो जोश और जुनून है, उनके दृढ़ संकल्प, उनके परिश्रम के साथ हमारा गांव एक आदर्श गांव की ओर बढ़ रहा है। साथियों धन्यवाद। ये भावनात्मक जगह है हमारे लिए, यहाँ पर हम पैदा हुए हैं और यहीं पर मरना भी चाहते हैं। अब देखिए किस्मत में क्या है, आगे क्या होता है हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन अपने धरती से जुड़ाव हर किसी को होता है और होना चाहिए, हमें भी है।
आपको भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।